ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और ख़ास करके ऐसे व्यूअर्स या दर्शक जिनके परिवार में कोई भी सदस्य परिवार में या आसपास में वरिष्ठ नागरिक है, यानी 60 साल के ऊपर के हैं और स्वस्थ हैं, तो उनके लिए राज्य सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025। अब उसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके अलावा डॉक्टर का सर्टिफिकेट किस तरीके से आपको बनाना है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। तो यहाँ से जैसे आप देखेंगे ये जो विज्ञप्ति जारी की गई है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025। अब इसमें आपको पता है 2013 से ये यात्रा शुरू है और 13 से रेल से और 2016 से रेल और हवाई यात्रा दोनों शामिल है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, बहुत सारे लोगों को इसमें फ़ायदा मिला है, कई लोग इसका फ़ायदा उठा चुके हैं और हर साल तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। कौन कौन से तीर्थ स्थानों की यात्रा आपको कराई जाएगी, हवाई यात्रा के लिए क्या क्या जो भी स्थान है तीर्थ स्थान, और रेल से कौन से होंगे। तो इस योजना का उद्देश्य मूल रूप से जो वरिष्ठ नागरिक जो है 60 साल या इससे अधिक आयु के, उनके जीवन काल में एक बार देश या देश के बाहर, कुछ देश के बाहर के भी स्थान, उनकी भी यात्रा कराई जाएगी। निर्दिष्ट स्थानों पर में से किसी एक स्थान की सुलभ यात्रा कराने के लिए सरकारी सुविधा, यानी पूरे राजकीय खर्च के साथ आपको ये सुविधा मिलेगी। आपको अपने तरफ से कुछ नहीं करना है, सारा जो भी किराया वगैरह, भोजन व्यवस्था सारी राज्य सरकार की होगी। अब इसके लिए स्वयं विभाग द्वारा यात्रा का आयोजन होगा और निर्धारित यात्रा का व्यय सारा है वो विभाग द्वारा, देवस्थान विभाग द्वारा इसमें खर्च किया जाएगा। अब योजना में कुल 50,000 रेल मार्ग से लाभार्थियों की संख्या 50,000, यानी 50,000 लोग हैं वो रेल यात्रा से इसके लिए लाभान्वित होंगे और 6,000 लोग हैं वो वायुयान मार्ग से लाभान्वित होंगे। अब इसमें जो भी संख्या वगैरह है, यात्रा की तारीख वगैरह, या उसमें थोड़ा सा जैसे भी आवेदन आएंगे उनके अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है। अब देखेंगे कौन कौन से स्थान है जहाँ तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। तो आपको जब आवेदन करेंगे उसमें 2 या 3 स्थानों को चयन करना पड़ेगा। तो अब जैसे पहले है रेल के द्वारा, तो रेल के द्वारा जो भी रूट है मैं आपको बता दूं कौन कौन से रूट है। अगर आप इस रूट में जाएंगे तो आपको कौन सी यात्रा करवाई जाएगी। जैसे पहला है हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी, सारनाथ, यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह के जो भी है उनका एक टूर होगा। दूसरा है समेत शिखर, पावापुरी, वाराणसी, सारनाथ। तीसरा है मथुरा, वृंदावन, बरसाना, अयोध्या, आगरा। चौथा है द्वारकापुरी, नागेश्वर, सोमनाथ। पांचवा है तिरुपति और पद्मावती। छठा है कामाख्या, गुवाहाटी असम में। छठा है गंगा सागर, कोलकाता में, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आठवां है जगन्नाथपुरी, कोणार्क, उड़ीसा में। छठा है रामेश्वरम और मदुरई की यात्रा करवाई जाएगी, 90 में, सॉरी। 10वां है वैष्णो देवी, अमृतसर, वाघा बॉर्डर तक यात्रा। 11वां है गोवा के मंदिर और अन्य चर्च, जो भी चर्च आदि जो भी स्थान है। 12वां है महाकालेश्वर, उज्जैन यानी मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और गणेश्वर, एलोरा की गुफाएं वगैरह। 13वां है बिहार शरीफ। 14 है पटना साहिब और पटना और बिहार। और 5वां है श्री हजूर साहिब, नांदेड़, महाराष्ट्र। ये तो हो गई रेल के द्वारा। हवाई यात्रा के द्वारा जो भी तीर्थ स्थान है उनका चयन है वो बाद में किया जाएगा। पिछले साल जो भी हवाई यात्रा थी उसमें काठमांडू का नाम था, और भी कोई स्थान हो सकते हैं, तो जैसे भी होगा बाद में आपको सूचित कर दिया जाएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। अब पात्रता क्या होगी, यानी कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो इस योजना के आवेदक को निम्न शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। पहला तो कि वो राजस्थान का मूल निवासी हो, राजस्थान का मूल निवास का सर्टिफिकेट या कोई भी प्रूफ उसके पास में होना जरूरी है। इसके अलावा उनकी आयु है वो 60 साल से अधिक हो, और 60 साल की आयु है वो 1 अप्रैल 2025 को आधार मानकर की जाएगी, यानी 1 अप्रैल 2025 को उनकी आयु है वो 60 साल हो जानी चाहिए। सेवानिवृत्त जो भी कर्मचारी है वो सब इसके दायरे में आते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि उनका जन्म है 1 अप्रैल 1965 से पूर्व का हो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1965 से पूर्व की है तो आप योजना में आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, आवेदन स्वयं या जीवन साथी आयकर दाता नहीं हो, यानी उनका टैक्स वगैरह है वो नहीं भरते हो। तीसरा है आवेदक द्वारा पूर्व में देवस्थान विभाग सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा का लाभ नहीं उठाया गया हो। अगर आप पहले इस योजना में जा चुके तो आपको दोबारा आवेदन नहीं कर सकते। और इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत पूर्व में यात्रा न किए जाने संबंधी आपको एक घोषणा पत्र देनी पड़ेगी कि आपने पूर्व में इस योजना का लाभ नहीं लिया है। और अगर आप खुद या जीवन साथी इस यात्रा के रूप में कर चुके हैं तो आप दोबारा पात्र नहीं होंगे। और यदि किसी समय अगर पाया जाता है कि आपने शर्त का उल्लंघन किया है तो यात्रा का पूरा व्यय वो आपको देना पड़ेगा। और उसके अलावा 25% राशि है वो दंडात्मक राशि भी वसूल होगी। तो जो भी एक बार भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इसके अलावा भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करने वाले योजना के पात्र नहीं होंगे। अगला है कि यात्रा है तो शारीरिक और
मानसिक रूप से सक्षम हो, यानी जो भी यात्री हो वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, क्योंकि ट्रेन वगैरह में चढ़ना उतरना पड़ेगा तीर्थ स्थानों में, तो उनको किसी प्रकार की संक्रामक बीमारी जैसे टीबी है, कंजक्टिव है, कार्डियक है या हृदय संबंधी बीमारी, श्वास में अवरोध संबंधी कोई बीमारी, गंभीर बीमारी नहीं हो, कोरोना है, कोरोनरी अपर्याप्तता है, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस है, मानसिक व्याधि, संक्रामक रोग, कुष्ठ रोग वगैरह ऐसे कोई संक्रामक बीमारी नहीं हो, ताकि दूसरे लोग इससे प्रभावित हो जाए। और वरिष्ठ नागरिक को आवेदन पत्र के साथ में चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक प्रमाण पत्र यानी हेल्थ सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। और जब आप आवेदन करेंगे उस समय आपको ये भरकर के तैयार रखना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूंगा, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट है, वो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा का जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो इस तरीके से 2025-26 चिकित्सा प्रमाण पत्र आवेदन के लिए और प्रमाणित किया जा रहा है कि जो भी यात्री है, जो मुख्य यात्री है, उनके लिए ये होगा। और वहाँ नीचे चिकित्सक के साइन होंगे, चिकित्सक का नाम, मोबाइल नंबर वगैरह होगा, और इसमें सारा लिखा हुआ है कि वो किसी प्रकार से मानसिक रूप से स्वस्थ है, किसी संक्रामक बीमारी से पीड़ित नहीं है, और ऐसी कोई शारीरिक अक्षमता नहीं है कि जो 10 दिन की यात्रा करने में कोई समस्या पैदा करती हो। ये तो हो गया आवेदक के लिए। और आवेदक के साथ में एक जीवन साथी भी अलग होता है, तो उसके लिए भी चिकित्सा प्रमाण पत्र है वो भी जरूरी है, क्योंकि साथ में चलने वाला व्यक्ति है वो भी स्वस्थ होना जरूरी है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में उसका जिन आवेदकों के चिकित्सा प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और जिन आवेदकों के गत वर्षों की योजना में आवेदन तो किया था लेकिन उनका नाम नहीं आया है, कई लोग ऐसे हैं जो नाम नहीं आता क्योंकि आवेदन बहुत ज्यादा आते हैं। तो जो भी लॉटरी वगैरह सिस्टम होता है उससे अगर आपका नाम नहीं आया तो आप दोबारा आवेदन कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपने अगर योजना का फायदा उठा लिया तो आप दोबारा आवेदन नहीं कर सकते। आवेदन आपने कितनी बार किया हो, एक बार भी अगर यात्रा नहीं की हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। रेल और हवाई यात्रा के दौरान बर्थ रिक्त होने की परिस्थिति में आवश्यकता अनुसार ऐसे इच्छुक पात्र व्यक्ति जिन्होंने आवेदन किया हो लेकिन अन्यथा पात्र यात्रा के पात्र है, ऐसे व्यक्ति को रिक्त रही सीटों पे और उसी के अनुसार कर सकते हैं। तो वो एक अलग बात हो गई, सिलेक्ट करने की किस क्लास में विद्यार्थी है वो। इसके अलावा तो यहाँ से आवेदन करता स्वयं या उसके जीवन साथी केंद्र या राज्य सरकार के उपक्रम या स्थानीय निकाय वगैरह इससे सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी है तो आवेदक पात्र नहीं है। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारी है अगर वो राजपत्रित अधिकारी है यानी गेजेटेड है निजी विद्यालय से आया तो वो पात्र नहीं होंगे, ये जरूर ध्यान रखें। अब पात्र कौन होंगे? तो पहले बात तो जो पहले से यात्रा कर चुके हों वो पात्र नहीं होंगे। आपने फॉर्म भरा लेकिन आपने यात्रा नहीं की यानी आपका चयन नहीं हुआ तब आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर मान लो आप तथ्य छुपा करके पहले भाग ले चुके हैं और दोबारा भाग ले रहे तो आपके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यात्रा का खर्च और 25% इसमें पेनल्टी वगैरह भी लगेगी। तो ये 2-3 जो है वो अपात्रता की शर्तें हैं। और उसके बाद इसके अलावा मूल आवेदक के साथ जीवन साथी या सहायक के संबंध में क्या प्रावधान है? तो जो भी आवेदक है वो अपने साथ एक सहायक के रूप में ले जा सकता है। अब वो अपना जीवन साथी भी ले जा सकता है, कोई सेवानिवृत्त जो भी व्यक्ति है या कोई भी वरिष्ठ नागरिक है जो 70 साल के है, 65 साल के है, तो अपने पति या पत्नी को भी साथ में ले जा सकते हैं। और उनके पति पत्नी नहीं है तो अपने परिवार के किसी भी सदस्य को साथी या सहायक के रूप में ले जा सकते हैं। और आवेदक के जीवन साथी की आयु 60 वर्ष से कम होने पर ही सहायक के रूप में यात्रा कर सकेगी। यानी आवेदक की जीवन साथी की आयु 60 वर्ष से कम है होने पर भी सहायक के रूप में आवेदक के साथ यात्रा कर सकेगा। यानी अगर मान लो पुरुष है, कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स उसकी पत्नी है उसकी अगर 60 साल से कम है, पुरुष की 62 है तो वो पात्र तो या आवेदक तो जो भी पुरुष होगा लेकिन उसकी पत्नी भले ही 60 से कम हो लेकिन वो सहायक के रूप में यात्रा कर सकती है। इसके अलावा पति पत्नी के साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा नहीं होगी। यानी और पति पत्नी दोनों का अगर नाम आ जाता है आवेदक की श्रेणी में तो फिर उनको सहायक की आवश्यकता मतलब सहायक अलाउ नहीं होगा। यदि पति पत्नी दोनों की आयु 75 वर्ष से अधिक है तो आवेदन में सहायक पंजीकृत है तो विशिष्ट परिस्थितियों में आयुक्त देवस्थान द्वारा उनको कोई भी सहायक है वो दिया जा सकेगा। वो कंडीशन स्पेशल होगी कि दोनों 75 साल से अधिक हो। और यात्रा में सहायक को ले जाने की सुविधा तभी प्राप्त होगी जब आवेदक की आयु 70 वर्ष से अधिक है। किस साल और उसने अकेले रेल यात्रा से तो आवेदन किया है। यदि आवेदक की आयु 60 वर्ष से कम है तो सहायक अनुमत नहीं होगा और हवाई यात्रा में सहायक का प्रावधान नहीं रहेगा। लेकिन मूल आवेदक है उसकी पति या पत्नी की स्थिति में उसके साथ जाने के लिए वो अनुमत होंगे। तो ये कुछ विशेष शर्तें हैं। मैं आपको पूरा ये डेट ऑफ बर्थ पीडीएफ आपको बता दूंगा। यहाँ से देवस्थान जो विभाग की वेबसाइट है इस पे आपको यहाँ से ये मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। और मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे प्रत्येक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा सहायक के लिए रेल यात्रा में सहायक का यात्री का संबंधी होना जरूरी है। और विशेष परिस्थिति में अगर कोई रिलेटिव नहीं है तो कोई दूसरा सहायक है वो अनुमत है करने के लिए आयुक्त को आपको सूचना देनी पड़ेगी, उनसे एक
परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा सहायक की आयु है वो न्यूनतम 21 साल हो, यानी 21 साल से कम का नहीं होना चाहिए और 50 साल अधिकतम होनी चाहिए। और सहायक को यात्रा पर ले जाने की दिशा में उसे भी उसी प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी जो यात्री को है, यानी जो आवेदक को है। और सहायक भी शारीरिक रूप से फिट हो, स्वस्थ हो। इसके अलावा यात्री, जीवन साथी और सहायक यात्रा के दौरान जो भी दिशा निर्देश है उनकी पालना करनी पड़ेगी। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो देवस्थान विभाग के पोर्टल पे लिंक के माध्यम से आवेदन है ऑनलाइन ही करने। जो दूरी है इसके अलावा आवेदन करने के साथ में सहायक और पति पत्नी दोनों के पास में जन आधार कार्ड होना आवश्यक है। तो अगर आपके जन आधार कार्ड नहीं है, जन आधार कार्ड में कोई कमी है, तो आप तुरंत उसको सही करवा लें, उसके बाद ही आवेदन करें। और आवेदन पत्र में अपनी पसंद के 3 तीर्थ स्थल वरीयता क्रम में आपको पढ़ने पड़ेंगे। अभी जो लिस्ट मैंने बताई थी, जो ऊपर की जो भी लिस्ट बताई थी यहाँ से जैसे, तो इसमें से आपको ये जो 12-15 की जो लिस्ट है इसमें से आपको 3 चॉइस भरनी पड़ेगी। पहली चॉइस, दूसरी, तीसरी, जो भी आप अपनी इच्छा से भरनी चाहिए। और उसमें से आपको जैसा भी होगा अलॉट किया जाएगा, जो भी रूट है वो अलॉट किया जाएगा। अब इसमें मैंने आपको बता दिया कि आपको 3 वरीयता क्रम भरने पड़ेंगे और आवेदन के उपरांत उसकी प्रिंटेड कॉपी आपको अपने पास में जरूर रखनी है ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो। और आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन से पूर्व ही जनाधार हेतु पंजीयन की कार्रवाई पूर्ण कर लें। मैंने आपको पहले बता दिया कि आपके जनाधार में कोई भी कमी है तो आप उसको तुरंत अपडेट करवा लें। आवेदक का फोटो और दस्तावेज वगैरह है वो अपलोड करने की अन्य आवश्यकता नहीं होगी, आप जनाधार से डाटा फैच हो जाएगा, तो आप जनाधार अपडेट करवा लें। अब इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आवेदक को आवेदन में किन्हीं 2 नाम निर्देशित व्यक्तियों के नाम, मोबाइल नंबर वगैरह विशिष्ट परिस्थितियों में वो देना पड़ेगा ताकि कोई भी आपातकालीन स्थिति में उनसे संपर्क किया जा सके। इन उनके परिवार के किसी 2 सदस्यों के नाम उनको देने हैं। इसके अलावा यात्रियों को चयन है जिला मुख्यालय पे जिला स्तरीय कमेटी में लॉटरी के द्वारा किया जाएगा और जिनका भी चयन होगा वो कलेक्टर कार्यालय वगैरह से या देवस्थान जो आयोग है उसकी साइट पे लिस्ट मिल जाएगी। आप उसमें संपर्क में रहें। आपके पास में हालांकि मोबाइल नंबर वगैरह सही देंगे तो आपके पास सूचना भी आ जाएगी। तो आपको इस रूप में अलर्ट रहना है कि आपको जब भी ये लॉटरी वगैरह होगी आप उसमें अलर्ट रहे। देवस्थान इसकी साइट है वो आप चेक करते रहे। इसके अलावा आपको चयनित यात्री को यात्रा से पूर्व स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र पेश करना होगा। अब यानी कि जब आप यात्रा शुरू होगी तो उससे 15 दिन का चिकित्सा प्रमाण पत्र पेश करना पड़ेगा। एक तो आप जैसे आवेदन करेंगे उस समय चाहिए और आवेदन के बाद में मान लो 4 महीने 6 महीने बाद जब भी यात्रा शुरू होगी उसके कम से कम 15 दिन पहले का आपको प्रमाण पत्र भी देना होगा, क्योंकि हो सकता है अभी आप स्वस्थ हो लेकिन जब 4 महीने 6 महीने बाद में जब भी यात्रा हो उस समय अगर बीमार हो तो उस समय भी प्रमाण पत्र देना जरूरी है। और चयन के उपरांत यदि किसी कारणवश आवेदक तीर्थ यात्रा नहीं करता है, मान लो कोई भी कारण हो सकता है, परिस्थिति हो सकती है, तो उसे विभाग द्वारा निर्धारित हेल्पलाइन पे समय से पूर्व सूचना देनी होगी ताकि अध्ययनरत आया है उनकी जगह को दूसरे को सूचना दी जा सके और उसे भविष्य में योजना हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। अगर आप सूचना नहीं देते हैं, आपका चयन हो जाता है और आप एंड टाइम पे मना कर देते हैं और सूचना नहीं देते हैं तो आपका चयन वो आप अगली बार आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो आपको यथासंभव यथाशीघ्र आपको हेल्पलाइन जो भी है उस पर आपको सूचना देने की मेरे साथ में ये परिस्थिति, इसलिए मैं इसमें यात्रा में भाग नहीं ले सकता। तो आप अगले साल एडमिशन में भाग ले पाएंगे, लेकिन अगर आप यात्रा के बारे में सूचना नहीं देते हैं और एंड टाइम पे कैंसिल हो जाते हैं तो फिर आप अगली बार पात्र नहीं होंगे, ये जरूर ध्यान रखें। चयन की प्रक्रिया मैंने बता दिया कि आपको जिला स्तरीय जो भी कलेक्टर महोदय उनकी अध्यक्षता में कमेटी होगी उसके साथ में होगा। जिला स्तर पे कोटा निर्धारित होगा, यानी किस जिले से कितनी जनसंख्या के आधार पर कोटा होगा, कितने लोग जाएंगे, और कंप्यूटराइज लॉटरी वगैरह होगी और वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी। यानी जितने भी जैसे एक जिले से मान लो 100 आदमी जा रहे हैं, 500 जा रहे हैं, तो उसके 100% यानी उतने के उतने वेटिंग लिस्ट भी बनाई जाएगी। तो जो भी मेन सूची में से जो नहीं आएंगे उनकी जगह आरक्षित सूची वेटिंग लिस्ट में से उनको बुलाया जाएगा और चयनित यात्री के यात्रा पर न जाने की स्थिति में प्रतिनिधि सूची यानी वेटिंग लिस्ट में जो भी है उनका भी नाम आ जाएगा। तो और लॉटरी निकालते समय आवेदक के साथ उसकी पत्नी या पति या सहायक को एक को मानते हुए लॉटरी निकाली जाएगी, यानी वो एक ही आवेदक माना जाएगा, सहायक वालों को शामिल नहीं किया जाएगा। और उसी के अनुसार में यात्रा के लिए जो भी उपलब्ध सीट है बर्थ उनकी संख्या कम कर दी जाएगी। रेल और हवाई यात्रा की लॉटरी एक साथ निकाली जाएगी। पहले हवाई यात्रा की लॉटरी निकाली जाएगी, उसके बाद में जो भी शेष बचेंगे, क्योंकि आप आवेदन हवाई या रेल दोनों के लिए कर सकते हैं, पहले हवाई यात्रा की निकाली जाएगी, उसके बाद में रेल यात्रा की निकाली जाएगी। चयनित यात्री है उनकी सूची है आपको देवस्थान विभाग की पोर्टल पे, जिला कलेक्टर कार्यालय पे, देवस्थान विभाग के आयुक्त कार्यालय पे आपको मिल जाएगी और लगभग आपको मैसेज भी किया जाएगा मोबाइल नंबर पे। तो जो भी मोबाइल नंबर चालू वगैरह हो आप वही अपडेट करें, या जन आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है वो आप चालू रखें। और केवल वह व्यक्ति जिसका चयन हुआ है यात्रा पे जा सकेगा, अन्य किसी को नहीं जा सकते, यानी जिसका चयन हुआ है वो और उनका जो भी साथी सहायक वगैरह है वो जा सकते हैं। और अगर पति पत्नी ने पृथक आवेदन किया तो एक का लॉटरी में चयन हो गया और जीवन साथी के रूप में लॉटरी में चयन नहीं हुआ तो उसे
जैसे अलग यात्रा भेजने हेतु देवस्थान विभाग निर्णय ले सकेंगे। ये थोड़ी सी विशेष परिस्थिति होगी। अब सामान्य यात्रा की प्रक्रिया क्या होगी, जिला कलेक्टर चयनित यात्रियों की सूची है वो देवस्थान को उपलब्ध कराएगा, नहीं लॉटरी निकाल करके। उसके बाद में देवस्थान विभाग समय समय पे यात्रा का शेड्यूल बनाएगा, यात्रियों को जो भी सूचना वगैरह जहाँ भी ठहरने की व्यवस्था वगैरह वो सारी की जाएगी। उसके बाद में उनको सूचित किया जाएगा। और रेल यात्रा में भी यही होगा। रेल यात्रा में उनके साथ में 2 अनुरक्षक वगैरह है वो भी लगाए जाएंगे, चिकित्सा अधिकारी भी होंगे, नर्सिंग स्टाफ भी लगाए जाएंगे, ताकि किसी भी स्थिति में, क्योंकि सारे जो भी यात्री होंगे, जो आवेदक होंगे, सारे सीनियर सिटीजन होंगे। उनके साथ वाले हो सकता है भले कम उम्र के हो, लेकिन जो भी ये आवेदक है वो 60 साल से ऊपर के होंगे, तो उन्हें कोई भी बीमारी वगैरह या किसी भी परिस्थिति में उनके लिए चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर और कंपाउंडर वगैरह सारे स्टाफ लगाया जाएगा। ट्रेन में सारी सुविधा उपलब्ध होगी। और अगर कोई यात्री बीच में यात्रा छोड़ना चाहे तो ऐसी सुविधा नहीं दी जाएगी। कोई विशेष परिस्थिति होगी तो वो अलग बात होगी। सेम हवाई यात्रा के रूप में भी नेक्स्ट पे क्लिक करें, कलेक्टर के माध्यम से जो भी लिस्ट होगी उसके अनुसार लॉटरी निकाली जाएगी। और क्लिक करेंगे तो ये भी प्रक्रिया वो भी सेम रहेगी। प्रमाण पत्र इसके अलावा तीर्थ यात्रा के लिए निर्धारित जो भी स्थान है, रेलवे या एयरपोर्ट, वहाँ आपको खुद के खर्चे से जाना होगा। जैसे मान लो आप किसी जिले में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जालौर में है और आपका जो ट्रेन है वो जोधपुर से रवाना हो रही, तो वहाँ से जोधपुर तक जाने का खर्चा आपका खुद का होगा। उसके बाद में ट्रेन में बैठने के बाद में आपको 1 रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। सारी भोजन व्यवस्था, किराया वगैरह वो सारा राज्य सरकार का होगा। और यात्रियों का समूह के रूप में यात्रा, यानी पूरी ट्रेन वगैरह है वो अलग से बुक होगी। तो ये सारे नॉर्मल प्रावधान है। और देवस्थान विभाग है अपने स्तर पे सारी व्यवस्था करेगा। आपको कोई भी चीज है वो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्तर पे कोई चीज खरीदना चाहें कहीं भी, वो अलग बात है। और इसके अलावा सामान्य जो भी रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक बस पे शयन करना होगा। तो ये जो भी सामान्य नियम है, यात्रा के दौरान अप्रत्याशित अगर कोई परिस्थिति है तो वो अलग बात है। आपको इसके लिए तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। यानी इसका प्रपत्र 9 है वो। अब इसमें जो भी कमेटी वगैरह होगी इनके भी यहाँ नाम वगैरह दिए हुए हैं। अब यहाँ आपके अगर कोई भी समस्या तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये संपूर्ण जानकारी इसमें मैंने आपको बता दी है। यहाँ जैसे योजना वगैरह ये सारी हो गई। अब इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे, तो यहाँ से देवस्थान की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाकर के यहाँ वो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, तो इस पे आपको क्लिक करना है। मैंने आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी बता दिया। अभी जैसे ये साइट थोड़ी सी नहीं चल रही है, तो आवेदन जैसे 18 तारीख से आज से शुरू हो चुका है, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा इसमें समय लगे। यहाँ से इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी जैसे ये साइट नहीं चल रही, तो जैसे ही साइट चलेगी, कोई अगर इस तरीके का मुझे मिल गया जिनके आवेदन करना है, तो मैं आपको पूरा फॉर्म लाइव करके बताऊंगा। हालांकि मैंने गत साल, पिछले साल और उससे भी पिछले साल, हर साल मैंने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। तो पिछले वीडियो आप जरूर देख सकते हैं कि कैसे आवेदन करना है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के बारे में। आशा करता हूँ जानकारी आपको उपयोगी लगी। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें। और जैसे ही आप वीडियो को लाइक करेंे उसके नीचे एक ऑप्शन आएगा हाइप दिस वीडियो, तो उस वीडियो को आप हाइप करें, अपना पॉइंट दे दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपकी सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अपडेटेड जानकारी है वो प्रस्तुत कर सकूँ। तो बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, ऑनलाइन जय भारत। काउंसलिंग घर बैठे करवा सकते हैं। उसके बाद में महाविद्यालय चयन है, ऑनलाइन विकल्प भरने का काम है। 17 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक किया जाएगा। और प्रथम काउंसलिंग के पश्चात जो भी आपको कॉलेज आवंटन होगा उसकी सूचना आपको 24 तारीख को मिलेगी। और उसके लिए आपको पहले 22,000 का चालान जमा कराना पड़ेगा 24 तारीख से लेकर 29 तारीख तक। उसके बाद में आपको काउंसलिंग में अपना जो भी आवंटित महाविद्यालय है वहाँ जाकर के व्यक्तिगत रूप से रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और ये काम करना आपको 24 जुलाई से 29 जुलाई तक। तो आज हम एक स्टूडेंट या जो भी युवा है जिनका रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग